तो थंबनेल देख करके तो समझ में आ ही गया होगा, हाउ आई लैंडेड टू 30 LPA एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर विद जीरो एक्सपीरियंस। ये आई गेस मेरी पहली ऐसी करियर गाइडेंस लॉन्ग टर्म वीडियो है। हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो जाए, मे बी 10-15 मिनट। तो आई होप ग्रैब सम टी और कॉफी एंड डू लिसन टू इट। दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। बहुत ज्यादा कट्स, क्रिस्प एडिटिंग आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, एंड दैट्स इट। मैं ऐसे सेटअप में रिकॉर्ड भी नहीं करता अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, बट आई थॉट कि व्हाई नॉट मेक अ सेटअप जहाँ पे ऐसे लगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइक रियल कन्वर्सेशन। तो यार मेरा प्रोडक्ट डिजाइनर बनने का कोई गोल नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग होती क्या है ना। मैं बस डिजाइन कर रहा था। मेरा रोल मैंने 2020 के आसपास मैंने एज अ ग्राफिक डिजाइनर स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे मेरी सैलरी थी मात्र 22,000 रुपये। तो वो मेरी पहली जॉब थी, है ना। अब मैंने कैसे स्टार्ट किया था बहुत लंबी कहानी है, बट या आई स्टार्टेड एज अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, एंड देन टू एज अ मोशन ग्राफिक डिजाइनर, देन टू एज अ डिजाइन एनालिस्ट, एंड देन टू एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर जो मैं अभी हूँ। मैंने जो ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करी थी ना, तो मैंने अरीना में एडमिशन लिया था। वहाँ पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ग्राफिक डिजाइनिंग भी होती क्या है। एक्चुअली 12th में मैं फेल हो गया था, तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि तू ड्राइंग वगैरह भी अच्छी कर लेता है ना, तो फोटोज़ वगैरह भी एडिट कर लेता है। मैं पिक्सआर्ट से फोटोज़ वगैरह एडिट करता था उस टाइम पे। तो उसने मुझे बोला कि यार तू ग्राफिक डिज़ाइन क्यों नहीं ट्राई करता। तब मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। तो मैं गया, मैं झारखंड से दिल्ली आया, मैंने अरीना में एडमिशन लिया, मैंने कोर्स कंप्लीट किए, और मेरी पहली जॉब लगी थी, एक कंपनी थी दिल्ली में, और वहाँ से मैंने डिज़ाइनिंग करियर अपना ऐसे पीक पे लेकर के चला गया, ठीक। तो वहाँ पे फर्स्ट थिंग जो मेरा एक्सपीरियंस था, जब मैं ग्राफिक्स पोस्टर्स बनाता था, तो मैं सोचता था यार ये मार्केटिंग वाला बंदा मेरे से इतना काम क्यों कराता है, ये मेरे को क्यों बता रहा होता है कि ऐसा फोटो यूज करो, ऐसा कलर यूज करो, इसको इतना बड़ा कर दो, टेक्स्ट को इतना छोटा कर दो। मेरे को बहुत लेटर समझ में आया कि यार इसको ना, इस बंदे को प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत अच्छे से है, ऑडियंस की नॉलेज अच्छी है, कंपनी क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, ऑडियंस कहाँ बैठी है, इस बंदे को नॉलेज है, तभी ये मेरे से इतना काम करवा पा रहा है। और ये मुझे लगता है कि मेरे फर्स्ट कंपनी में तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं। ये मैं नेक्स्ट कंपनी में जब गया, जब मैं थोड़े सीनियर पोजीशन पे पहुंचा, जब मैं थोड़ा डिसीजन लेने लगा था, तब मेरे दिमाग में आता था कि यार मैं ऐसे डिसीजन क्यों नहीं ले सकता। आई नो जितने भी ये ग्राफिक डिजाइनर या प्रोडक्ट डिजाइनर, मोशन विजुअल डिजाइनर, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस करा ही होगा कि यार वो जब बनाने बैठते तो मार्केटिंग वाला बंदा आकर के उनको पोक कर रहा होता, उनको बता रहा होता कि यार इसको बड़ा कर दे, ये इमेज चेंज कर दे, इसको ऐसा नहीं बना। ये मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि यार ये बंदा करवा कैसे रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने उससे बात करी, मैंने कहा यार ये ऐड काम कैसे करता है, जब मैं आपको दे देता हूँ फिर आप कैसे करते हो। तो बोला यार ये गूगल ऐड पे चलता है ना, उसके बाद हम अलग अलग एरिया कैप्चर करते हैं, और उस अलग अलग एरियाज में तुम्हारे बनाए हुए एड्स में दिखाता हूँ, ठीक है। और फिर जो ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट ऐड डिसाइड करता हूँ कि अच्छा अगला ऐड ऐसा होना चाहिए, जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, है ना, जो कंपनी का कोर है, जो प्रॉब्लम वो फिक्स करना चाह रही है। तो फिर मेरे को समझ में आया, ओ ऐसे भी होता है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो उसने बोला यार देख, ये हमारा एक प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट अब चाहती है कि बच्चों को कम से कम फीस में उनका जेईई नीट क्लियर हो जाए। अब ये कौन बच्चे हैं जो कम पैसे देना चाहते हैं और अच्छी एजुकेशन चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने बताया चलो मान ले पेरेंट्स ये है, उसकी अर्निंग इतनी नहीं है, उसके बच्चे को जेईई नीट करवाना है, तो वो कैसे करवाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों को कैसे टारगेट करेंगे। वर्सेस जो अच्छे बच्चे हैं, है ना, जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, उनको अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे और उनका एक ड्रीम है कि वो जेईई नीट क्रैक कर पाए, उन बच्चों को कैसे टारगेट करेंगे। ये तो हो गया बच्चों को टारगेट करना। अब एजुकेशन में दो ऑडियंस होते, एक तो ऑडियंस आपका बच्चा है ना, जो आपका मेन ऑडियंस है, लेकिन एक और ऑडियंस है उसके ऊपर जो है पेरेंट्स। पहले आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि जी आपके बच्चे को हम जेईई नीट क्लियर करवा देंगे, तो आप हमारे कोचिंग में एडमिशन दिलवाइए, ठीक। तो आपको 2 लेयर पे करना पड़ता है। अब ये हर जगह होता है, जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट या टारगेट ऑडियंस बच्चा है,
वो कभी भी सिर्फ बच्चों को टारगेट करके नहीं अपना कंपनी चला पाएगा या अपना सामान बेच पाएगा, क्योंकि पैसे देने वाले तो पेरेंट्स ही हैं, है ना। अब आपको लगेगा कि ये क्या है, रिलेवेंट बातें कर रहा है, इसके थंबनेल में तो है 30 LPA, है ना, और अभी ये डिजाइन। भाई यही प्रोसेस है जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, हाउ आई लैंडेड, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेरी कंपनी खिलौने बेचती है, ठीक है, तो मेरा बच्चा है, अब वो तो बोलेगा, जिद करेगा, बट मैं तो मल्टीपल वेज में कैलकुलेट करूंगा ना कि इसको दिलाना वर्थ इट है या नहीं है। तो बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी कन्विंस करना जरूरी है। तो यहाँ 2 ऑडियंस को टारगेट करना है, तो अब उस हिसाब से सोचो कि नया ऐड बनेगा कैसे। मैंने मल्टीपल ट्राइज की, फिर धीरे धीरे मैंने समझा, है ना, फिर मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन किए कि यार बच्चों को ऐसे भी टारगेट कर सकते हैं, पेरेंट्स को ये बोल सकते हैं कि आप हमारे साथ आइएगा तो हम आपको AI असिस्टेड ट्रेनर देंगे, है ना, 24/7 चैटबॉट आपके लिए रहेगा, टीचर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, है ना, बच्चों के लिए हॉस्टल है, लाइब्रेरीज है, मॉड्यूल्स है, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अब आपको देखना पड़ता है कि क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिन पे आप बच्चों को टारगेट कर सकते हैं और पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो पहले ये मैंने समझा कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते किसको है। फिर मैंने धीरे धीरे डेटा समझना स्टार्ट किया कि जो मैं ऐड बना रहा हूँ, है ना, वो ऐड कैसे चल रहा है, किस एरिया में चल रहा है, उस पर खर्चा कितना आ रहा है, ये कौन सा ऐड अच्छा काम कर रहा है, कौन सा ऐड बुरा काम कर रहा है। तो मुझे डेटा का समझ आने लग गया। तब मैंने फिर डेटा ड्रिवन डिजाइनिंग स्टार्ट करी कि डेटा के बेसिस पे डिजाइन कैसे बनाते हैं, है ना। और ये मैट्रिक्स मुझे मार्केट वाले बंदे के साथ में बैठ करके करता था। तो जब भी मैं नया ऐड बनाता था, है ना, 2-3-4 दिन बाद फिर मैं उसके साथ बैठता था और फिर मैं उससे पूरा डेटा कलेक्ट करता था। मेटा से मैं पूरा डेटा निकलवाता था। मैं देखता था कि इस ऐड पे इतने कन्वर्जन आए, इस ऐड पे इतने लोग आए, इतने लोगों ने बुकिंग किया, इतने लोगों ने पैसा दिया। अब वो फनल ना ऐसे धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। अगर आपके ऐड से 100 लोग आते हैं तो 100 लोगों में से मान लो 80 लोगों ने ऐप डाउनलोड किया, 80 लोगों में से 60 लोगों ने फिर अपना इंफॉर्मेशन डाला और उससे 40 लोगों ने फिर पैसा देकर के एनरोल कराया। तो ये पूरा फनल होता है और ये हमेशा ही होता है, हर केसेस में होते हैं। तो जब भी आपके मन में आए ना कि आपको मार्केटिंग वाला बंदा कैसे काम देता है, तो ऐसे काम देता है और यही होता है प्रोसेस। तो जब मुझे ये 2 चीजें समझ में आने लग गई, मैंने कहा यार मैं भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मैं विजुअल बना करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ये लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। तब मेरे अंदर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टिंक्ट आई कि यार क्यों, तो ऐप में कैसे सॉल्व होता होगा। अब यहाँ जर्नी स्टार्ट होती है मेरी कि ऐप में, वेबसाइट में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती होगी। हर चीज प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये लैपटॉप भी एक प्रोडक्ट है, ये कैमरा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी एक प्रोडक्ट है। और हर प्रोडक्ट को हर ऑडियंस के हिसाब से उनको टारगेट किया जाता है और हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब ऐप भी एक प्रोडक्ट ही है, वेबसाइट भी एक प्रोडक्ट ही है, ज़ीरोधा, ग्रो, जोमैटो, ये सारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है। तो अब मैं सोचता था यार इनमें कैसे काम होता होगा, इनसे कैसे सीखा जाए, ये डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो फिर मैंने फोटोशॉप में डिजाइन बनाना स्टार्ट किया। नहीं यार इससे कुछ होगा नहीं। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसको प्रोडक्ट डिजाइनर बोलते हैं। इसके भी एग्जाम्स होते हैं, सीड और यूसीड। यूसीड होती है ग्रेजुएशन के लिए और सीड होती है मास्टर्स के लिए। अब मेरा एडमिशन हो नहीं पाया क्योंकि मैं वर्किंग था और मैं जॉब छोड़ नहीं सकता था। मैंने मल्टीपल वेज एक्सप्लोर किए, तो मैंने कोर्सेरा से UI UX का कोर्स किया, फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। तब मुझे समझ में आया कि यूज़र क्या होती है, यूज़र रिसर्च क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है, UI UX का डिफरेंस समझ में आया कि UI और UX दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है और वो है UX, यूज़र एक्सपीरियंस। UI उसका एक छोटा सा पार्ट है। जब तक आपका UX पे अच्छा कमांड नहीं होगा आप UI अच्छा नहीं बना पाओगे, ये बहुत गिवन है, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑप्शंस कैसे देते हैं, है ना, यूजर क्या सोचता है, हर प्लेटफॉर्म पे यूजर कैसे इंटरेक्ट करता है, किस यूजर के लिए कैसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, कैसे ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। मल्टीपल वेज में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो और यही काम आता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग। अब प्रोडक्ट डिजाइन का एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मीशो आप सबने यूज किया होगा, ठीक है। तो मीशो में जितने भी उनके कस्टमर्स हैं वो सारे कैश ऑन डिलीवरी वाले हैं, ठीक है। और ये आपने लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे बहुत सुना होगा। और कई लोग मंगाने के बाद पैसे नहीं देते थे, तो मीशो ने कैसे सॉल्व किया। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मीशो ने देखा कि यार 100 लोग में से जितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं उसमें 80 लोग कैश ऑन डिलीवरी वाले हैं, ठीक है, जिसमें 60 लोग पैसा देते हैं, ठीक है, बाकी 20 लोग नहीं देते हैं, है ना, या और ज्यादा नंबर होगा नहीं देते। तो मीशो ने दिमाग लगाया
कि अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी पे एक्स्ट्रा चार्ज लगा दूं, लेट्स से कि 150 रुपए का सामान है, ठीक है, अगर मैं सीओडी करता हूं तो मुझे 170 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन मैं अगर ऑनलाइन पे करता हूं, ठीक है, तो मुझे 140 रुपए देने पड़ेंगे। अब मैं तो यही सोचूंगा ना यार कि अगर मैं सीओडी करता तो मुझे 20 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, और मैं ऑनलाइन अगर करते तो मुझे 10 रुपए और कम देना पड़ेगा, तो मेरा तो फायदा है। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी काम किया मीशो के लिए, उसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन मंगाने लग गए, अब उनका माइंडसेट शिफ्ट हो गया ना। यही चीज अमेजोन, फ्लिपकार्ट सबने अपनाया। तो ये होती है लर्निंग फेजेस। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं करने लग गया, उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली से कोर्स किया यूआई यूएक्स का। ठीक है, क्योंकि यूजर का मुझे पता था, डिजाइनिंग का मुझे पता था, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है ना, और प्रोडक्ट की मुझे समझ आने लग गई थी और डेटा भी मैं समझने लग गया था। तो ऐसे जाकर के मैंने यूआई यूएक्स में लैंड किया एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग हो, मोशन डिजाइनर हो या विजुअल डिजाइनर हो, आप भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो बहुत डिफरेंट तरीके से। अगर आप प्रोडक्ट डिजाइनर बनना चाहते हो तो आप जो भी ऐप यूज कर रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, अमेजोन हो, है ना, इन सबको आप थोड़ा ध्यान से यूज करो। देखो कि यार ये बटन ऐसा क्यों है ना, ये फंक्शन ऐसे कर रहा है, कैंसिल का बटन इधर क्यों है ना, डू नॉट कैंसिल का बटन राइट में क्यों है। डिजाइन में एक रूल होती है थंब रूल, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे जितने भी मेन ऑप्शन रहेंगे ना आपके थंब के अराउंड रहेंगे। आप इंस्टाग्राम का ही देख लो फीचर, सारे मेन एक्शन आपके थंब के अराउंड रहेंगे जो इजी एक्सेसिबल होते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सेसिबल डिजाइन, है ना। तो प्रॉब्लम आप भी सॉल्व कर रहे हो, बस ये सोचना है कि आप डिफरेंटली कैसे सॉल्व कर रहे हो, आपको यूजर को कैसे समझना है। अब बात करते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ नहीं पूछता। अगर आपके पास कुछ रियल प्रोजेक्ट नहीं है तो वो सैंपल प्रोजेक्ट बनाओ, डमी प्रोजेक्ट बनाओ, है ना, एक कोई रियल प्रॉब्लम पिक करो, है ना, और उसको सॉल्व करो, उसकी पूरी यूजर जर्नी बनाओ, यूजर प्रोसेस बनाओ, पर्सोना बनाओ, डिजाइन सिस्टम बनाओ, और उसको इंटरव्यू में आपसे बहुत कुछ सवाल नहीं पूछा जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, अगर आपको यूजर का पता है, आपको बिहेवियर पता है, आपको पूरा फ्लो पता है, आपने कोई प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया है ना, आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे कि अच्छा आप बताओ ये इसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया है, किसके लिए सॉल्व किया है, और ये सॉल्व करने के बाद ये डिसीजन आपने क्यों लिया, है ना। तो इंटरव्यू में टू वे अप्रोच होती है। आप प्रॉब्लम ए रखते हो, प्रॉब्लम बी रखते हो, प्रॉब्लम ए के 2 सोल्यूशन है, प्रॉब्लम बी के 2 सोल्यूशन है, और उन 2 सोल्यूशन में आप एक चूज करते हो और फिर बताते हो कि मैं ये चूज करता तो ऐसे होता, बी मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इसकी पोटेंशियल ज्यादा थी, इसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी, इसमें कम एरर होने के चांसेस होते हैं। तो आप ऐसे इंटरव्यूज को टैकल करते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यूजर क्या करता है, वो कहाँ पर अटका हुआ है, मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, है ना, उस चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा और वो कैसे इंप्रूव होगा। आपसे कभी भी इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाएगा ये कलर क्यों यूज किया, ये फॉन्ट क्यों यूज किया, कभी नहीं। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये डिसीजन आपने क्यों लिया, इस प्रॉब्लम के लिए यही सॉल्यूशन क्यों बेस्ट है, आपको क्यों ऐसा लगता है, और यही आपको एक्सप्लेन करना है। चाहे आपका पोर्टफोलियो जैसा भी हो, है ना, पोर्टफोलियो अच्छा ही बनाना। आपके पास रियल प्रोजेक्ट्स नहीं है तो डमी प्रोजेक्ट्स बनाओ, बट रियल प्रॉब्लम के ऊपर डमी प्रोजेक्ट्स बनाओ और बताओ कि ये सोल्यूशन क्यों काम करेगा, किस यूजर के लिए काम करेगा, कितना इम्पैक्टफुल है, यही चाहिए। इतना अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, आपको आराम से हायर कर लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, कोर्स कहाँ से कर सकते हैं आप? कोर्सेरा से कर लो, और मैंने आईआईटी दिल्ली का भी कोर्स किया था जो काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, हर आईआईटी कॉलेज आजकल कराने लग गया है ना। आई थिंक 1.5 से 2 लाख के आसपास उनकी फीस होती है, 6 महीने का कोर्स होता है, वो आप आराम से कर सकते हो और आराम से इंटरव्यू क्रैक कर लोगे अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है प्रोडक्ट की। तो मैं इसलिए प्रोडक्ट डिजाइन में नहीं आया क्योंकि मुझे मजा आ रहा था, मैं इसलिए आया क्योंकि मैं शुरू से एज अ डिजाइनर भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और मुझे इनिशिएटिव लेने में और सॉल्यूशन डिजाइन करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो जब आपके अंदर ये माइंडसेट आ जाए ना कि यार आप भी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपको फिर प्रोडक्ट डिजाइनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज हाउ आई लैंडेड टू 30 LPA, है ना। मैंने कोर्सेरा से और आईआईटी दिल्ली से कोर्स किया था, मैंने डमी प्रोजेक्ट्स बनाए थे जिसको मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया। मेरे कुछ रियल प्रोजेक्ट्स भी थे, कुछ डमी प्रोजेक्ट्स भी थे जिसको मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया, और वही आपको भी करना है। हर कोई सोल्यूशन डिजाइनर है, हर कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बस आपको समझना है कि आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, है ना। देयर इज नो मैजिक ट्रिक, है ना। ये बातें मैं आपको 5 मिनट में भी बता सकता था, मैंने बताया इसलिए क्योंकि आप मेरे जगह पे बैठे हुए हो और आप भी यही चीजें कर रहे हो। और चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग में कर रहे हो या मोशन डिजाइन में कर रहे हो या आप यहाँ कर रहे हो,
हर कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है, बस अलग अलग स्टेजेस में और अलग अलग रोल में रह करके। आपको बस ये सारी चीजें समझनी है, जो चीजें वहां है वही चीजें यहाँ भी है ना, और ऐसे ही काम करती है, और ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन